ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं, इसको लेकर तैयारी प्रत्याशी पहले कर रहे थे, लेकिन आज दिन था जनता का। 6 बजे तक का अपने मत का उन्होंने प्रयोग कर लिया और फैसला कर लिया कि इस सिंहासन पर आखिर किसे बिठाना है, और अब इंतजार 3 तारीख का किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया का चुनावी अड्डा सज चुका है। हमारे सबसे अनुभवी रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी चुनावी अड्डा पर मौजूद हैं और हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर वहां से लीड कर रही हैं। अदिति, क्योंकि जितने लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे अब आप उनको लीड भी करें, सवाल भी करें और विश्लेषण भी करें, और जो चुनावी अड्डा वहां सजाया है वहां से वो अमृत निकाले जो इस वोटिंग के बाद का दिखाई दे रहा है। जैसे आपने सबको इंट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं बचती। लेकिन एक बार फिर हम हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं चुनावी अड्डा में। इंतजार होता है हमेशा इस समय का, क्योंकि अब तक लगभग सारी वोटिंग पूरी रैप अप हो चुकी है, लेकिन केवल उन जगहों पर जहां पर 6 बजे वोटर्स पहुंचे उनकी कतार है, या फिर ईवीएम जहां तक खराब हुआ 1 घंटे तो उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन 5 बजे तक 68.2% वोटिंग हुई। कहना चाह रहा है कि ये जो आखिरी का 1 घंटा था, इसमें वोटिंग परसेंटेज में उछाल आया। अब इसके क्या मायने हैं, इसमें क्या कुछ होगा, अभी तक इतिहास में क्या हुआ था और इस बार की क्या स्थिति है। हमारे साथ पंकज सोनी जी मौजूद है, ऋतुराज जी मौजूद है, नरेश जी मौजूद है, ऐश्वर्या जी मौजूद है, अभिषेक जी मौजूद है। ये तमाम लोग दिग्गजों की सीटों पर पहुंचे थे, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, और उन्होंने जायजा लिया, भापा, और अब ये विश्लेषण के लिए। पंकज जी, वोटिंग परसेंटेज आखिरी का 1 घंटा माना जा रहा है कि काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल क्या रिपोर्ट्स आपके? देखिए, जो अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है 68 पॉइंट के करीब है, और ये 4:30 बजे से पहले का जो है वोटिंग वो रिकॉर्ड है। 1.5 घंटे की वोटिंग का जो अभी अंतिम फिगर है वो आना बाकी है। वो चुनाव आयोग संभवतः भी 5-7 मिनट में वो पूरी तरीके से जारी कर देगा। उसके अलावा भी वेरिएशन रहेगा 1-2% का। उसका मुख्य कारण एक तो लेट नाइट तक जो जहां लाइनें लगी हैं उनके फिगर चुनाव आयोग के पास देर से आएंगे। दूसरा, जो पहले वोट डल चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के वोट पहले डल चुके हैं जो चुनावी ड्यूटी में लगे थे, वो प्लस 2 दिव्यांगों के वोट सरकार ने डले थे, और उसके अलावा एक सीट पे भी चुनाव होना बाकी है। कुल मिला के देखें तो 76-78 के बीच में ये पोलिंग परसेंटेज रह सकता है राजस्थान का। बिल्कुल। तो पंकज जी, हमारे साथ पंकज जी ने जो कुछ कहा, ऋतुराज जी, अगर ये जैसा बताया गया कि 68 या 78% रह सकता है, तो इसके क्या मायने? आपने पहले भी मतदान देखे हैं, पिछली बार 75% रहा, तो ये 3% का उछाल किसके खेमे में जाता नजर? देखिए, जो मायने हैं वो 5% करीब एक्स्ट्रा मायने निकल रहा है कि 5% बढ़ोतरी करीब होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि करीब 79% तक ये आंकड़ा जा सकता है। इसके जो मायने हैं वो ये है कि युवाओं ने बहुत अच्छी वोटिंग की है। 18 से 19 साल के युवाओं ने खासतौर पर अच्छी वोटिंग की है, और 18 से 24 साल के युवाओं ने बहुत अच्छी वोटिंग की है। इसके ये बड़े मायने हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। ये एक बहुत बड़ा मायने यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। तो इस मायने से वह वोटिंग किसके पक्ष में जा सकती है, यह देखना एक राजनीतिक कड़ी होगी कि किस तरफ से सियासत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन जो वोटिंग का जो ट्रेंड जो रहा है कि 4-5% अगर बढ़ रही है वोटिंग, तो निश्चित रूप से एक तो निर्वाचन विभाग के प्रयास इसमें काफ़ी रंग लाए। इसके साथ साथ ही इस बार युवा खुद वोटर स्वतः उभर कर सामने आया, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन जो सेवा दी थी निर्वाचन विभाग ने, तो निर्वाचन विभाग के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार से पहले ही उन्होंने पंजीकरण करा लिया, और जो सबसे ज़्यादा फिगर है पूरे देश भर में युवाओं के पंजीकरण का, वो संभवतः राजस्थान में दूसरे नंबर या पहले स्थान पर है। ऋतुराज जी ठीक है, लेकिन कई ऐसे मामले भी आए जो हम ऐश्वर्या से समझेंगे कि जहां पर झड़प भी हुई, खींचतान हुई। लेकिन उससे पहले नरेश जी, जो ये आंकड़े यहाँ पर आए हैं, देखिए 2 मतलब है। ये कहा गया है कि युवाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा लग रहा है, महिलाओं का लग रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि युवा और महिला हमारी तरह वोट करते हैं, और कांग्रेस इस बार कह रही है कि योजनाओं के चलते युवा और महिलाओं ने हमको वोट किया है। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों की आपने बात की है, तो 2018 की अगर बात करें तो वोटिंग है वो करीब 74.06% हुए थे, और जो अभी आपने आंकड़े बताएं उसके अनुसार ये तो तय है कि पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग होगी। अब अगर हम ट्रेंड देखें, उस ट्रेंड को अगर समझना चाहे तो हम देख पाते हैं कि 2003 के जो चुनाव था, यानी 1998 के बाद जब 2003 का चुनाव हुआ था, उसमें 3% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी, और ज़्यादा वोटिंग हुई थी तो
भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद 2008 के चुनाव की बात करें, 0.93% वोटिंग कम हुई थी, पिछली बार की तुलना में कम हुई तो कांग्रेस की सत्ता आई। उसके बाद 2013 में करीब 8% वोट बढ़े थे और 8% वोट बढ़े तो फिर भाजपा लौटी। 2018 में जो है वो उसकी बजाय अगर हम बात करें, क्योंकि 2013 में जो पोलिंग हुई थी वो 75% हुई थी और 2018 में 74.06 हुई थी, यानी 0.05 के लगभग कम हुई थी, तो कांग्रेस सरकार में आई और थी। फर्क भी 26 सीटों के लगभग आया था, 99 और 73। बिल्कुल ये अंतर आया था। तो जो परसेंटेज बढ़ता है या कम होता है ये हमने सिर्फ इतिहास बताया है। तो राजस्थान का जो ट्रेंड है वो पहले तो इस तरह का रहा, लेकिन अब जो दावे जो आपने कहे कि हर पार्टी ये कहती है कि जो भी प्रतिशत बढ़ा है वो उनके फेवर में बढ़ा है। कांग्रेस ये कहती है कि उनकी योजनाओं पे मोहर लगाई है और भाजपा का ये दावा है कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उसके पक्ष में जनता ने खुल के वोट दिया है। नरेश जी, आप रहे ज़मीन पर रहे गए, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि राजस्थान ने इस बार मतदान में उत्साह दिखाया है और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र का जो उत्सव होता है उसमें जितनी भागीदारी हो उतनी अच्छी होती है। और ख़ास बात अगर हम कहें कि कुछ जगह बम्पर वोटिंग हुई है, और वो बम्पर वोटिंग की अगर बात करें तो ये या तो वो जगह है जहाँ बिल्कुल आमने सामने एक वोट का झगड़ा है, या फिर वो जगह है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो जब त्रिकोणीय मुकाबले होते हैं तो हर जो प्रत्याशी है अपनी तरफ से ज़्यादा वोट डलवाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो काफ़ी खास बातें यहाँ पे नरेश जी ने बताई। मैं आऊँगी ऐश्वर्या जी के पास, लेकिन इस बीच में हमारे साथ बीकानेर से लक्ष्मण राघव मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, बीकानेर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ऐसे में आपने पूरे दिन क्या कुछ नज़ारा देखा और फिलहाल वहाँ लोगों के बीच में क्या बातें हैं? देखिए अदिति जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है 23 सीटों पर चुनाव हुआ है, एक सीट पर नहीं हुआ। आप जानते हैं गुरमीत सिंह कुनर का निधन होने के चलते बीकानेर में 70% मतदान अभी तक रिपोर्ट हो रहा है। हालांकि बड़ी लंबी कतारें थी, जैसा कि आप भी कह रहे थे और आप देख रहे थे। और गंगानगर में 75 के आसपास, हनुमानगढ़ में भी अच्छा मतदान हुआ है। तो ये जो खबर आ रही है मतदान प्रतिशत ठीक है। मैं आपसे एक आंकड़ा यहाँ पर साझा कर लेता हूँ। अगर हम ट्रेंड्स को देखें, जब मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से घटा है तो कांग्रेस की सरकार बनी है, और जब ये प्रतिशत बढ़ा है भाजपा की सरकार बनी है। ये आंकड़ा आपके सामने है, जिसमें हम 2018 से लेकर और जो है 1998 तक की बात कर सकते हैं। तो ये साफ तौर पर नजर आया। यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर निश्चित तौर पर सीधी टक्कर थी, फाइट्स थी। लेकिन अभी जो अदिति सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरे संभाग में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ या अभी भी कोई छिटपुट घटना जैसी कुछ चीजें हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईजी ओम प्रकाश पासवान है, उनसे हम एक प्रतिक्रिया लेते हैं। आईजी साहब, अभी तक जो रिपोर्ट्स हुए हैं आपके पास, क्या कहेंगे, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है? पूरे बीकानेर संभाग में अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें कोई भी प्रकरण नहीं दर्ज हुए हैं। पिछले बार सिर्फ कोलायत विधानसभा क्षेत्र में ही 14 प्रकरण दर्ज हुए थे, और नोखा क्षेत्र में एक किसी गांव में, कांकड़ा गांव में किसी गाड़ी के शीशे फोड़ने की सूचना आई थी। उस संबंध में अभी तक हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर हम प्रकरण दर्ज करेंगे। परंतु अभी तक जो माहौल रहा है, जो लगभग 26 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं जो जिले से बाहर के थे या राज्य से बाहर के थे, जो कि कुलाई क्षेत्र में सक्रिय थे, और 7 गाड़ियां भी जब्त की हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ में 25 गाड़ियां जब्त की हैं और लोगों को पाबंद भी किया है। तो लबोलुआब ये है कि पूरे संभाग में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है, और जो लोग अंतिम पंक्ति में खड़े थे अब वो मतदान के लिए बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय में यह मतदान यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। तो अदिति, ये तो प्रशासन और पुलिस का पक्ष था। एक चीज और बता दूं अदिति, तारानगर सीट पर बेहद नजरें हैं लोगों की। यहाँ बेहद जो है फाइट खासतौर पर चर्चित थी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष नेता चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में नरेंद्र बुडानिया। तो वहां से भी ये खबरें आ रही हैं, कुछ टेंशन रही है, कुछ दिक्कतें रही वहां पर, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ बूथ्स पर कतारें लगी हुई हैं। अदिति जी, तारानगर के साथ साथ लक्ष्मणगढ़ भी एक महत्वपूर्ण सीट है उस इलाके की, जिस पर चर्चा होती आई है। इस बीच में एक बार फिर ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, देखिए लगातार जो डिकोड किया जा रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन अब इस वोटिंग परसेंटेज के पीछे आप देखिए कई जगह झड़प देखने को मिली है, कई जगह ईवीएम खराब थे, कई जगह लंबी कतारें हुई, स्लो ईवीएम एक ही था तो नहीं हो पाया। अगर ये सब दुरुस्त होता तो आपको लगता है कि इस बार छप्पर फाड़ वोटिंग हो सकती है?
देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। छप्पर फाड़ वोट जो देने के लिए आता है वो तय करके आता है कि मुझे वोट देकर आना है। कुछ एक जगहों पर पॉइंट में भी कुछ प्रतिशत ऐसा होता है कि वो वोट कम पड़ता है। मेरा जिक्र ये है कि 15 ऐसे गांव हैं जहां पर बहिष्कार किया गया, अगर वहां पर उन 15 गांवों पर ही मैं आ रहा हूँ कि बम्पर वोटिंग जब होती है कि 5 से 6% का फर्क पड़ जाता है। ये जो परसेंटेज है पॉइंट में होता है, 0.5% हो गया हो, 0.8%, 0.2%। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज़ का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा कि इस बार जो बीप की आवाज़ में जो टाइम लगता है ना, जो व्यक्ति वोट डालेगा वो प्रोसेस जो होता है, मैं खुद वोट डाल के आया तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वक्त लेती है मशीन। ये अपडेट मशीन बताई जा रही थी वहाँ पर जब मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि इसको टाइम क्यों लगा। बाकायदा पर्ची भी निकलती है, पर्ची साइड में गिर जाती है, सभी जानते हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर राजनीतिक पार्टियों की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कहना ये था कि वोट जो है वो धीमी गति से पड़वाया जा रहा था, वोट की स्पीड धीमी थी तो भीड़ ज्यादा लगेगी, आदमी परेशान होकर कम आएगा। भाजपा का ये मानना है कि ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ना यानी भाजपा की सरकार आना, ये भाजपा मानती है, आम आदमी भी मानता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस शिकायत दूसरी करती है, कांग्रेस अपने लिहाज से शिकायत करती है। पार्टियों ने दोनों ने शिकायतें की है। पूरे राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों को लेकर जो चुनाव हुआ उन पे कमोबेश हर जगह कहीं जिला स्तर पर शिकायत हुई, कहीं राज्य स्तर पर शिकायत हुई, लेकिन दोनों पार्टियों के वॉर रूम अपना काम कर रहे थे, दोनों पार्टियों के वॉर रूम ने शिकायतें की, लेकिन ये तय निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात अदिति यहाँ पर यह है कि जो सीट सबसे ज़्यादा इंतज़ार में है कि उन सीटों पर क्या होगा, तो जयपुर में हम शहर की तो सभी बातें करते हैं कि शहर में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण की 2 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि चौमू जयपुर जिले में आता है, संसदीय क्षेत्र दूसरा है, तो चौमू पर सभी की नज़र है। त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। सतीश पूनिया की जो सीट है उस पर भी सभी की नज़र है। मुकाबला बहुत रोचक है। तारानगर को लेकर लक्ष्मण अभी अपनी बात कह चुके हैं, उसका मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन और आप आगे की तरफ जाइए इसी रूट पर, तो अजमेर में वासुदेव देवनानी की सीट है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। जैतारण की बात करनी पड़ेगी। जैतारण की क्या स्थिति है सभी जानते हैं। और आगे चले जाइए उसी रूट पर अब जब आप चलेंगे तो यहाँ पर बीकानेर की जो सीट है, सिद्धि कुमारी वाली सीट का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा जेठानंद व्यास और बीडी कल्ला की सीट। वहाँ पर भी परिणाम आप देखिएगा कि जो चर्चा कर रहे थे उससे डिफरेंट परिणाम आ सकता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग के लिहाज से हम बता नहीं सकते। अगर सीट बाई सीट अगर जिक्र करें तो कई जगह चौंकाने वाली बातें आ रही है। जब मैं आपसे बात करूंगी मुझे नाथद्वारा भी आपसे समझना है और सीटों पर बात करनी है। लेकिन अभिषेक जी, आप आदर्श नगर गए थे, वो जयपुर के प्राइम सीटों में से मानी जाती है। वहाँ पर आपने लगातार उन चीज़ों को देखा जहाँ पर वोटर परेशान हुआ, शिकायतें करी, यहाँ तक कि आपसे मदद मांगी कि आप जाके कुछ करिए। अब क्या स्थिति रही शाम तक, क्या वो लोग वोट कर पाए? बिल्कुल, सुबह से के बाद जब दिन में जो नज़ारा था, जब भीड़ पड़ी तो वहाँ पर यही था कि शिकायत ये थी कि बहुत समय लग रहा है। जैसा ऐश्वर्या बता रहे हैं कि जो बीप की आवाज़ है, अगर जाके हम जो अधिकारी हैं, जो BLO उनसे बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम मतदान प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन लोगों की लगातार शिकायतें हैं कि जो है समय लग रहा है और 1.5-2 घंटे खड़े रहना पड़ा है, क्योंकि निर्वाचन विभाग ये मानता है कि अगर 1 घंटा कोई खड़े होता है तो ये नॉर्मल से है, क्योंकि लाइन लगती है। लेकिन वाकई बहुत लंबी लाइन थी इस बार आदर्श नगर में जगह जगह, और शायद ये इस तरह का पहला चुनाव है जब आदर्श नगर में इतनी शिकायतें इस तरह से आई कि वोट नाम कटने की आई कि मतदाता सूची में नाम नहीं है। वो कह रहे हैं कि हर बार हम वोट देते हैं लेकिन इस बार हमारा नाम नहीं है। कई जगह जो है इस तरह की लंबी लाइनों की शिकायत है। और अभी आपने जो बात हम कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज की जो बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ता है, जैसे अभी जो 5 बजे तक हम देखें 68% है, तो ये नेचुरल है, जैसा ऋतुराज बता रहे हैं कि 5-6% बढ़ सकता है। लेकिन अगर 1993 से लेकर आज तक हम वोटर परसेंटेज की बात करें दोनों पार्टियों की तो बड़ी रोचक है। मतलब 0.33% के अंतर से भी कोई भी पार्टी जो है सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच जाती है। 93 में 1993 में बीजेपी और कांग्रेस के वोटर टर्नआउट में अंतर केवल 0.33% था और भाजपा को 95 सीटें मिल गई थी। और इसी का एनालिसिस अब शायद लग रहा है कि सारे पॉलिटिकल पंडित करने बैठ गए हैं और आज रात होते होते सब प्रत्याशी अपना भी यही आंकड़े बिठा रहे हैं कि पहले क्या हुआ अब क्या हो सकता है। लेकिन इस बीच में हम आपको कोटा लेकर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता भंवर एस चारण
मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि कोटा में कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ, कितना उत्साहित दिन भर जनता रही और अभी की स्थिति क्या है। भंवर। बिल्कुल अदिति, कोटा के समीकरणों की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर कोटा के पाटनपोल स्कूल की है। 1 घंटा हो चुका है मतदान करने का समय गुजरे, लेकिन अभी भी यहां पे कतारें हैं और अभी भी आप देखिए कि वोटर एक बड़ी पंक्ति लगा करके और यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं। एक तरफ पुरुषों की पंक्ति है, दूसरी तरफ महिलाओं की पंक्ति है और लगातार जो यहाँ पर पूरी पोलिंग पार्टी है वो यहाँ पर इन वोटर्स का वोट करवा रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का नियम यह है कि मतदान समय की समाप्ति से पहले जो वोटर्स प्रीमाइसेस के अंदर एंटर हो गए हैं उन सब की वोटिंग करवाना कंपलसरी है। तो आप देखिए कि वोटिंग का उत्साह इसे कहें या फिर आज जिस तरह की शिकायत पूरे प्रदेश के बूथों से मिल रही है कि जो ईवीएम मशीन्स है वो धीमी चली है, ये कहें, लेकिन साथ में आप देखिए उत्साह इन मतदाताओं का। लंबे समय से यहाँ पे कतार लगाकर खड़े हैं। आप लेट हो गए या लाइन लंबी थी? नहीं, लाइन लंबी थी साहब, और मतदान में थोड़ा धीरे, मशीन धीरे चली है, लेकिन वोटर में इतना उत्साह है कि हम वोट चाहे 10 बज जाए रात के या 12 बज जाए, हम वोट देकर ही जाएंगे। 10 बज जाएंगे तो भी वोट देंगे? जी, सुबह हो जाएगी अब भी वोट देकर जाएंगे, भले रात भर रुकना पड़ा मैं वोट के लिए। लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे इतना उत्साह है, जिसके आधार पर वोट करने आए? जी, सरकार विकास धारीवाल ने बढ़िया विकास करा है। चलिए, तो देखिए वोटर से मैंने आपकी बात कराई, कुछ महिलाओं की पंक्ति से भी कुछ महिला वोटर से आपकी बात कराऊंगा जो काफी देर से घर बार का काम लेट नहीं हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, सरपंच क्या करे, वोट तो डालना पड़ेगा। वोट इतना जरूरी है क्या वोट डालना? हाँ, जरूरी है। क्यों? अब ये तो जरूरी तो ऐसे। चलिए, तो देखिए ये हंसते खिलखिलाते चेहरे और ये वोटर्स जो कि लाइन लगाकर खड़े हैं। कितना समय हो गया? खूबसूरत ये बात सुनने में आती है कि वोट डालना बहुत जरूरी है और रात भर अगर खड़े रहें, भंवर उन्होंने कहा, तो अब भी वोट डाल के जाएंगे। अभी ऐश्वर्या यही कह रहे थे कि जब वोटर घर से निकल जाता है तो वोट डाल के ही जाता है। जी, बिल्कुल अदिति, देखिए जो समीकरणों की आप और वोटिंग परसेंट की जो आप बात कर रही थी, कोटा में इस बार बड़े चौंकाने वाले वोटिंग परसेंट अभी तक सामने आ रहे हैं। हालांकि एक डेटा थोड़ी देर बाद जारी होगा। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कोटा में, तो अभी भी बहुत से ऐसे पोलिंग सेंटर्स है जहाँ पे वोटिंग अभी भी हो रही है, तो एक कंपाइल डाटा जारी होगा और उसमें समय लगेगा, लेकिन 5 बजे तक का आंकड़ा जारी हो चुका है। उस 5 बजे तक के आंकड़े में कोटा की जो देहाती सीटें हैं, पिपलदा सीट, रामगंज मंडी सीट और सांगोज सीट, वहाँ से बम्पर वोटिंग हुई है। सबसे बड़ी जो वोटिंग जो सबसे बड़ा आंकड़ा मिला है वो रामगंज मंडी सीट से मिला है, जो कोटा की प्योर एक तरह से देहाती सीट है। 74% के आसपास वोटिंग वहां 5 बजे तक हो गई थी। लेकिन कोटा शहर की सीटें, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और आंशिक रूप से शहरी हिस्सा लाडपुरा, वहां पर कम वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा शहरी सीट कोटा दक्षिण से, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ 5 बजे तक सीधा लेके चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं प्रवीण गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चुनावी अड्डा में, लेकिन इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं उदयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता रवि शर्मा मौजूद है। समझेंगे फिलहाल उदयपुर में क्या स्थिति बन रही है, क्या वोटिंग में अभी भी लाइनें हैं या वहां पे वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। रवि, बिल्कुल, देखिए उदयपुर जिले की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनमें तकरीबन सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पर वोटिंग जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ एक जगहों पर छिटपुट जो मतदाता हैं वो जो कि ड्यू टाइम पर अंदर चले गए थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। बाकी की जो तमाम जो बूथ्स हैं उन पर वोटिंग जो है लगभग समाप्त हो चुकी है और हालांकि अभी तक जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आना बाकी है। लेकिन अभी जो हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रतिनिधि हैं हमारे उनसे बात की और उसके आधार पर करीब 75% के आसपास ये जो वोटिंग का आंकड़ा है वो जाने की संभावना है। 2018 की अगर बात करें तो ये आंकड़ा करीब 74 यानी कि 74% था, जो कि इस बार बढ़ सकता है। हालांकि फाइनल आंकड़ा जब आएगा उसके बाद हम और अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल 75% से ज़्यादा ये मतदान प्रतिशत जो है वो उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में माना जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से जब मतदान का ये जो प्रोसेस शुरू हुआ
उससे लेकर शाम 6 बजे तक लगभग सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कुछ एक जगहों पर ईवीएम खराबी की जानकारी जरूर आई, लेकिन उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया गया। मतदाताओं को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां बेहद मुस्तैदी से की। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने पूरे दिन इन व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए रखी। 2209 के करीब जो बूथ थे 8 विधानसभाओं में, वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक एक बूथ हर विधानसभा में रखा गया। इसके अलावा सखी बूथ बनाए गए, करीब 8 बूथ जो हैं वो सखियों के लिए हर विधानसभा में बनाए गए, और यूथ के लिए भी बूथ जो हैं करीब 8 के करीब जो है हर विधानसभा में बनाए गए। और इन सभी जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ में पुलिस और प्रशासन ने, और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान तैनात रहे, उन्होंने भरसक प्रयास किया। करीब 7000 से ज्यादा जवानों की बिल्कुल रवि, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, वोटर्स को तकलीफ ना हो, इसकी पूरा प्रयास हुआ। लेकिन अब हमारे दर्शकों को ऋतुराज जी संक्षिप्त में समझाइए, अब क्या होगा? अब से 3 घंटे बाद, जब ये माना जाएगा कि 1 घंटे बाद तो वोटिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, जो 6 बजे चले गए हैं, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? जो ये पूरे बॉक्सेस होते हैं उनको कहाँ ले जाया जाता है? इसका पूरा काम क्या है? देखिए, ईवीएम जमा हो रही हैं, अभी जयपुर में भी जमा होना शुरू हो गया है, और ईवीएम की पूरी रिपोर्ट आ रही है धीरे धीरे कि कहाँ से कितनी ईवीएम कैसे आ रही है। पूरा जो इलाका है, अगर जयपुर की बात करें तो वो पूरा JLN मार्ग जो राजस्थान कॉलेज से लेकर पूरा वहाँ तक फैला हुआ है यूनिवर्सिटी तक, तो वो पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। इसके साथ ही ईवीएम को शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। जो चेस्टिंग रूम होता है एक अलग से, वहाँ पे एक ट्रेजरी जैसी व्यवस्था होती है, वहाँ पर वो त्रिस्तरीय व्यवस्था में रखी जाएगी। पहला स्तर तो पुलिस का होगा, दूसरा स्तर जो CAPF के जो अर्धसैन्य बल होते हैं उनके सुरक्षा में होगा, और तीसरा स्तर एक जो वीडियोग्राफी होगी उनके सुरक्षा का स्तर। ये 3 स्तर का वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसके साथ ही अब मतगणना की तैयारियाँ शुरू होंगी। इसके बाद ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने जयपुर का कहा, ये उदयपुर, जोधपुर, तमाम जो ईवीएम है इसी तरीके से इसी प्रक्रिया में लाए जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रक्रिया में लाए जा रहे हैं, और इसकी मॉनिटरिंग जो CO रूम है वहाँ पर हो रही है। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम बनाया गया है, और जो भारत निर्वाचन आयोग है वहाँ पर भी इसकी नियंत्रण पूरे रूप से हो रहा है। इसके साथ ही इस बार यह प्रयोग किया गया है कि बहुत बार ईवीएम जमा कराने में लंबी लाइनें लगती थी और तड़के 3 बजे तक जमा कराते रहते थे। यह एक प्रयोग किया गया है कि जो जिस क्षेत्र की ईवीएम है, मान लीजिए उसके RO कार्यालय में भी वो जमा हो सकती है, तो वो जमा होगी। तो इस तरह का भी एक प्रयोग किया गया है। अब इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इसका प्रयोग का कितना अर्थ निकलेगा अब आगे चलकर ये देखने वाली बात है। इससे जो भीड़ है, जो करीब तड़के तक 3 बजे तक होती है जमा, और उसका अगले दिन तक आता है, चूँकि वो परिणामों में जुड़ता है, और अगले दिन आपने वोट कर दिया है बड़ी कॉन्फिडेंस से, बड़ी उम्मीदों से। अब आपके वोटों को सुरक्षित तरीके से ले जाया जा रहा है मतगणना के रास्ते। हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, लगभग पूरी वोटिंग समाप्त होने के कगार पर है, रुझान आने ज़रूर शुरू हो गए होंगे। आपके जो लोग हैं, आपके जो सूत्र हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, सामान्यतः जो पिछली बार से मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो एक जो सामान्य फार्मूला है वो तो सबकी जानकारी में है ही कि जो वोट बढ़ता है तो ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 60 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का। दूसरी चीज़, जो इस तरह की सीटें हैं जहाँ पर जो पार्टियों ने कोशिश पोलराइजेशन की करी है, ध्रुवीकरण की करी है, उन सीटों पर भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर इस पूरी तस्वीर को हम समझे तो सामान्य फार्मूला जो है राजनीति का, उसको अलग हट के बात समझे तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो चतुर्कोणीय मुकाबले हैं, जो आमने सामने के ध्रुवीकरण की लड़ाई है, ये भी वोट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण इस चुनाव में सामने आ रही है, और वो देखने को भी मिल रहा है। तिजारा में वोट बहुत परसेंटेज बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेगू में आश्चर्यजनक चीज़ है कि 85% वोट जो है बेगू में, वो 5 बजे तक वहाँ रिकॉर्ड किया गया। वहाँ पे भी ट्राइंगल मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
बात करें पोखरण की, जो पिछली बार सबसे ज़्यादा वोट वाली सीट थी, वहाँ पर भी ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिली थी। प्रतापपुरी और साले मोहम्मद के बीच मुकाबला हुआ था। पिछला बहुत कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं और जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक निकल के आया है वो 80% से ज़्यादा वहाँ भी वोट कास्ट हो चुके थे। अभी 1-1.5 घंटे वोट परसेंटेज भी आना बाकी है। तो कुल मिला के देखें तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरह का ये जो वोट बढ़ रहा है। नरेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, डिकोड करेंगे जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वहां के हालातों को और वहां के वोटिंग परसेंटेज। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर राजीव गौड़ मौजूद हैं। और जोधपुर वैसे भी वो पूरा इलाका हाई प्रोफाइल इलाका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चलते रहता है, इसलिए समझेंगे कि जोधपुर में दिन भर क्या माहौल रहा। राजीव। देखिए अदिति, जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों में सच्चाई भी ये नजर आई कि वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है वो अलग अलग मायने में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में बढ़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार की जो योजना है उसके पक्ष में बढ़ा है। अब किसके पक्ष में बढ़ा है ये तो 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन अगर बात करें छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके जोधपुर संभाग के अंदर जो मतदान है शांतिपूर्ण रहा है। बात जोधपुर की करें तो पूरी इलाके में कुछ छुटपुट बातचीत हुई थी और थोड़ी देर पहले जोधपुर का जो शिवांची के क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा मतदान की देरी को लेकर के पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं, पूरी तरह से शांति की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात राजनीति की करें तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुबह अपने परिवार के साथ वोट डाला है और अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया और लंबे समय तक वहाँ पर खड़े रहे, अनुशासन का परिचय दिया। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार की करें तो वहाँ से दूर तक पैदल चल कर के वहाँ तक पहुँचे और हमेशा की तरफ अपना वोट भी डाला। और दोनों ने जब मीडिया से जब बातचीत की तो अपनी बात रखी है कि दोनों ने दावा किया कि हमारी सरकार बन रही है। मगर जब फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्फिडेंट एक बात कही है कि हमारी योजनाओं पे हमें भरोसा है और जनता को उन योजनाओं से जिस प्रकार का लाभ हुआ है और आने वाले समय में लाभ होगा उस लिहाज से हमें लगता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन मतदाताओं की बात से मतदाताओं के नब्ज टटोलने की कोशिश की गई तो कुछ ऐसे लोग मिले जो हर हाल में इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 9 साल में मुद्दे उठाए हैं, पूरा देश का जो परचम आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला है, तो ऐसे में कमल के फूल के नाम पे, नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट दिए हैं, तो कुल मिला के अभी स्थिति का है तो 50-50 कही जा सकती है। लेकिन जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो इधर जाता है या इधर जाता है, अभी भी जो जहां आसपास के जो फलोदी के सेक्टर। राजीव, बहुत ही अलग अंदाज में आपने बहुत कुछ कह दिया और कई बार कह दिया और अब ये देखना होगा कि 50-50 वाला माहौल किस तरफ जाता है। लेकिन नरेश जी एक बात बताएं, त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां पे है वहां वोटिंग परसेंटेज ज़बरदस्त हुआ, पोखरण, बाड़ी, तिजारा, तो जहां पर पोलराइजेशन चाहे तिकोड़े। लेकिन पिछली बार भी सरकार बची तो इंडिपेंडेंट्स का साथ था, तो क्या इस बार भी इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा सरकार को? देखिए ये तो अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो निर्दलीय है या अन्य पार्टियों के हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में जीतते नजर आ रहे हैं। इस बीच में आपको एक बार रोकना पड़ेगा क्योंकि हम विकास के पास चलेंगे जो जयपुर कलेक्टर से इस समय बातचीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रहेगा। कुछ जगह पे मशीनें ख़राब होती हैं तो हमारी पूरी व्यवस्था रहती है, रिज़र्व मशीनें हम तुरंत उसको रिप्लेस कर देते हैं और कहीं पे भी और कोई पोलिंग की संबंधित समस्या रहती है तो हमारा रिज़र्व में स्टॉक मशीन का हो या फिर मैन पावर का वो रहता है और वो हमने तुरंत ही हर जगह जहाँ पे दिक्कतें आई हमने रिप्लेस किया। सर अगर विधानसभा वार देखते हैं तो क्या लग रहा है आपको, हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज कहाँ का रहेगा और लोएस्ट कहाँ का रहेगा, अगर कुछ आंकड़े रुझान मिलते हैं तो? देखिए ये हमेशा का ही ट्रेंड रहता है, चाहे राजस्थान हो या कहीं का भी। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज हाई रहता है, तो आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे चोमू हो, दूदू हो, फुलेरा हो, कोटपुली, वहाँ हाई रहता है। शहरी क्षेत्र में अमूमन कम रहता है, पर इस बार वो शहरी क्षेत्र में भी कई विधानसभाओं में जो शहरी क्षेत्र की 70% से अधिक जाने की उम्मीद है। सर चुनाव संपन्न हुआ है, बहुत शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में शिकायतें भी आई। आज किशनपोल में बात करें तो हंगामा हुआ है, काफ़ी बड़ा हंगामा था। किस तरह का हंगामा था और वहाँ पर शिकायतें भी थी कि वहाँ की पोलिंग पार्टियाँ जो उनकी भी शिकायत आई थी कुछ? देखिए जो शिकायत आती है, हमारा पूरा 24 घंटे कल से जो शुरू हुआ था हमारा रिस्पॉन्स का सिस्टम, वो लगातार था। पोलिंग के टाइम भी सभी लोग तत्पर, जिस भी शिकायत का निवारण करने के लिए टीमें तत्पर थी। हमारे एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट,
रिटर्निंग अधिकारी, तो सारी टीमें हमारी तुरंत जो भी समस्या आ रही थी उसके लिए ऑन द स्पॉट जाके समस्या का समाधान कर रही थी। सर एक बात यह है कि पूरे जयपुर जिले की बात करें तो पूरा जो पोलिंग हुई है उसमें कितनी शिकायतें कंट्रोल रूम को मिली है और उनका निस्तारण किस तरह से किया गया? कुछ देखिए नंबर ऑफ फिगर की बात करें, देखिए नंबर ऑफ़ फिगर तो अभी हमने कंपाइल नहीं, क्योंकि अलग अलग जो शिकायतें आती हैं अलग अलग सोर्सेज पे आजकल, चूँकि टेलीफोन का और सोशल मीडिया का है, तो लोग अर्जेंट रिजोल्यूशन चाहते हैं, तो सभी। बिल्कुल, तो देखिए हरीश जी, आप अपनी बात एक बार पूरी कीजिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि निर्दलीय है या अन्य पार्टी, खासकर अगर हम आदिवासी पार्टी की बात करें तो कहा जा रहा है कि वो भी 3, 4, 5 सीटें जीतेंगे, निर्दलीय है वो जीतेंगे, आरएलपी भी एक फैक्टर है, बसपा एक फैक्टर है, और इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो एक फैक्टर है। ये कितना प्रदर्शन कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बागी है, कई जगह बागी काफ़ी ताकतवर है, जो कि प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में ये सही है, जैसे पंकज ने कहा, कि जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है या जहाँ लगता है कि ध्रुवीकरण का समीकरण है, वहाँ पे मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन वहीं नहीं, अगर हम ओवरऑल देखें तो सब जगह मतदान का प्रतिशत लगभग बढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो उन हॉट सीट पर रहेगी। तारानगर की बात करें, लक्ष्मणगढ़ की बात करें, चित्तौड़ की बात करें, नाथद्वारा की बात करें, और ख़ासकर राजधानी जयपुर की उन 4 सीटों की भी हम बात करें, जहां पे कहा जाता है कि ये टिकट अंतिम समय में भाजपा की तरफ से संघ की सहमति के बाद दी गई थी। तो उनका क्या होगा वहाँ, जो क्या पोलिंग कितना बढ़ा है पिछली बार से, क्या किस तरह की कोशिश रही है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि अब ये जो चुनाव है उसका परिणाम किस दिशा में जा रहा है। तो आप ये मानते हैं कि राजस्थान का चुनाव प्रेडिक्टेबल नहीं है? अभी भी सब कुछ हो जाने के बाद भी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे समीकरण होते हैं जिनके आधार पे वो जो वोट प्रतिशत बढ़ता है। ऋतुराज ने एक बात कही, युवाओं के कारण वोट बढ़ा है, और ये सही है। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो काफ़ी जो वोट बढ़े हैं, तो जो वोट बढ़े हैं, अब युवाओं का जो कह सकते हैं रुझान किस तरफ होता है, दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही हैं। लेकिन अब एक खास बात ऐश्वर्य प्रधान से समझेंगे। 141 सीट्स सामान्य वर्ग की, और उसमें भी सिर्फ 62 सीटें दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने सामान्य वर्ग को दी, जबकि राजस्थान में एससी और एसटी हटा दे तो 141 सामान्य वर्ग है। तो इसकी वजह क्या? 2 चीज़ें समझेंगे। पहला, उस सामान्य वर्ग की सीटों पे भी ओबीसी एससी एसटी लड़ाए गए, और दूसरा, इस पूरे चुनाव में जो ये बात कही जा रही है विपक्ष द्वारा जाति जनगणना, उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिला? देखिए, यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उन पर ओबीसी का तो अधिकार है, क्योंकि ओबीसी फिर किस हैसियत से चुनाव लड़े। एससी एसटी की जो सीट है उन पर कई बार पॉलिटिकल पार्टियां गणित देखती है। कुछ वोटर ऐसे हैं कि उन्हें आप कितना भी मना कर लो, उस वक्त जब टिकट नहीं मिलता है तो वो गुस्सा होते हैं कि भाई इस बार हम सबक सिखा देंगे, हमें वोट क्यों, हमें टिकट क्यों नहीं दिया, हम तो इसी पार्टी के वोटर हैं। लेकिन ऐन वक्त पर जाकर वो बातें जो हैं वो एकदम से गौण हो जाती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि भाई मेरा वोट तो इस आधार पर जाएगा। आधार जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं कि किस आधार पर जाएगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियां उनके ज़्यादा प्रेशर में आती है जो पॉलिटिकल पार्टियों को प्रेशर में रखते हैं। कुछ जो समाज है वो समाज अपने आप को ये मानकर चलते हैं कि हम तो इस पार्टी के साथ हैं, उनका एक बड़ा तबका। और उन्हीं में कई इन चुनावों में एक रोचक बात बताता हूं मैं अदिति, तुम अच्छे से जानती हो इस चीज़ को और समझ भी लोगी जो मैं कह रहा हूं, कि कई झंडा उठाकर चले कि भाई अब की बार में 35 सीटें ले लेंगे, हम 40 ले लेंगे, 32 ले लेंगे, 30 ले लेंगे, और हम झंडा उठाकर चल रहे हैं। झंडे के नाम पर 5 आदमी उनके आते हैं और नारे लगा के चले जाते हैं, लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी कर देते हैं कि हमारे साथ हज़ारों की संख्या में लोग हैं। महापंचायतें भी होती हैं, महापंचायतों में दावे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे दावे गौण हो जाते हैं, क्योंकि कई नेताओं के निजी हित सामने होते हैं और पीछे से सपोर्ट भी होते हैं। जो नेता होते हैं जाति के, उनके लिए कहा जाता है कि भाई ये इस विचारधारा का है, भाई ये इस विचारधारा का है, विचारधाराएं आप बदल नहीं सकते, और वो उनके बयानों में थोड़ी दिन बाद दिख जाएगी। और अब जो भी पार्टी जीतेगी उसका वो दम भरने लगेंगे, देखिए हमने इस पार्टी को सपोर्ट किया था, हम नाराज थे और हमारे इतने लोग जीत गए, वो तो उस तरफ चलते हैं। एससी की बात है, एसटी की बात है,
मीणा समाज है, गुर्जर समाज है, इनकी जो ताकत है, ये जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था तो उस वक्त मीणा समाज ने भी ताकत दिखाई थी, गुर्जरों ने भी ताकत दिखाई थी, और अटल जी के दौरान जाट समाज अपनी ताकत दिखा चुका है। तो ये तीनों मार्शल कौम है। लेकिन मैं आपसे चर्चा करूंगी, आपने कहा विचारधारा बदलती नहीं है, इस चुनाव में विचारधारा बदलती ध्वस्त होती देखी है, उस पर चर्चा करूंगी। लेकिन हमारे साथ विनोद मौजूद हैं जयपुर से, उनसे समझेंगे कि फिलहाल वो कहां पर हैं और अभी क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, इस समय हम कॉमर्स कॉलेज में हैं। देखिए, राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम है उनके आने का क्रम शुरू हो गया है और ये क्रम देर रात तक जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ राजस्थान कॉलेज में 15 स्ट्रांग रूम है और कॉमर्स कॉलेज में 16 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर सभी ईवीएम को रखाया जाएगा 3 दिसंबर सुबह 8 बजे तक। 8 बजे बाद लगातार जिस तरीके से मतगणना शुरू होगी और ईवीएम निकाली जाएंगी, तो ये देखिए कि ये सुरक्षा घेरा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वो पूरा दृश्य दिखाए। यहाँ ईवीएम संग्रहण का काम शुरू हो गया है, एक एक करके विधानसभाओं से ईवीएम यहाँ आ रही हैं। हालांकि क्रम अभी धीमा है, लेकिन देखिए हर बार की तरह देर रात तक ये क्रम जारी रहेगा। ईवीएम यहाँ जमा कराई जाएंगी। इस बार विनोद, आप एक बात यहाँ समझाइए, आपने कहा कि कॉमर्स कॉलेज पर ईवीएम लाई जा रही है, अलग अलग जगह से पूरे राजस्थान से लाई जा रही है, तो अब 3 दिसंबर तक ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ रहेगा, सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी रहेगी, किस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा होगी? जी देखिए, ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा की जाएगी। लोकल पुलिस है, आईटीबीपी के जवान हैं, बाकी अन्य एजेंसियां भी यहाँ लगाई गई हैं, यूपी पुलिस लगाई है, यूपी के होमगार्ड लगाए गए हैं। तो ये पूरा एरिया सील रहेगा, किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। सुरक्षा घेरे में रहेंगी ईवीएम, जिन लोगों की ड्यूटी तैनात की गई है वही रहेंगे। और जिस तरह की लाइटें मैं आपको दिखाऊँ, ये लाइटें जो हैं ये 3 दिसंबर तक यूं ही जली रहेंगी। रात को यहाँ रोशनी रहेगी और देखिए आप जेएलएन मार्ग पर भी पहरा दिया जाएगा, पुलिस का पहरा पूरी रात रहेगा। और जिस तरीके से हर बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहती है, इस बार भी वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था घेरे के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेंगी और जिन लोगों की ड्यूटी रही है वो 24 घंटे यहाँ रहेंगे। ये भी देखा जाएगा कि कोई ड्यूटी में लापरवाही तो नहीं कर रहा है। जिस तरीके से अभी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। लेकिन आप देखिए, चुनावी अड्डा में लगातार चर्चा का सिलसिला तो जारी रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है लगातार, चाहे फिर वो वोटिंग परसेंटेज की बात हो, चाहे फिर वो और तमाम समीकरणों की बात हो कि ये युवा और महिला का वोटर किस तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल चुनावी अड्डा में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे और चर्चा के साथ लगातार जारी रहेंगे।